हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में हम लोग H2SO4, ओजोन, SO2, SO3 इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इनसे जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में, मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आप सीख जाएंगे। तो फिर मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चंस में आपको फ़ायदा मिलेगा। इनफैक्ट नीट में भी फ़ायदा मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नीट के लिए भी सेम बात ही है, जैसी मेंस और एडवांस के लिए वही सेम बात नीट के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई मेंस, नीट और एडवांस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक। तो शुरू करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और लिवर्मोनियम। लिवर्मोनियम भी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, और तुमने बचपन में याद किया होगा या फिर जब पीरियोडिक टेबल याद की गई होगी तो हमें ये बताया गया था कि ये कैसा लिखा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, यानी कि उससे टीपो लिखा हुआ है। बेसिकली ये लिखा हुआ है उससे टीपो, ठीक। तो उससे टीपो टाइप से इसे याद कर सकते हैं, इससे याद रहेगा। इन्हें कलेक्टिवली हम लोग चैल्कोजेंस भी कहते हैं। इन्हें कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस कहते हैं। चैल्कोजेंस कहते हैं, ध्यान रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि द एलिमेंट बिलोंग्स टू चैल्कोजेन फैमिली, हमें नहीं पता होगा तो फिर इन्हें चैल्कोजेंस कहते हैं। 15th ग्रुप को हम लोग निक्टोजेंस कहते हैं, ठीक। 17th को हेलोजेंस कहते हैं और 18th को नोबेल गैस कहते हैं, ठीक। ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant एलिमेंट ऑन अर्थ बाई मास। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 46.6% ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और एयर में भी ऑलमोस्ट 21% बाय वॉल्यूम क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन मोस्ट abundant एलिमेंट ऑन अर्थ है, ठीक है। सल्फर जो होता है, सल्फर इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स लाइक जिप्सम। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन्हें हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे जिप्सम हो गया, MgSO4 हो गया, बेराइट हो गया, BsO4 का नाम बेराइट है, ठीक। PbS गलेना हो गया, ZnS जिंक ब्लेंडी हो गया और CuFeS2 कॉपर पायराइट हो गया। तो ये ओर्स हैं, इनके सॉल्ट के नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लेता है कि क्या आने वाला है, नाम बताओ आप, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में भी हमारे पास सल्फर मिलती है, जैसे एग्स में, प्रोटीन में, गार्लिक में, ओनियन में, मस्टर्ड में, हेयर, वूल, और इसमें सब में क्या होगी? सल्फर होगी। जो प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलते हैं वो बेसिकली उसमें से सल्फर ही निकल रही होती है, जो आंखों में जाके, सल्फर जब निकलती है उससे तो SO2 के फॉर्म में निकलती है। SO2 जब आंखों में जाती है तो वाटर के साथ, जो आंखों में वाटर है वो उससे रिएक्ट करती है और H2SO3 वीक एसिड डेवलप करती है, जिससे इचिंग होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है और आंख बॉडी से वाटर की रिक्वायरमेंट मांग करती है और इसी तरह से आंखों से आंसू निकलते हैं। आंसू मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज़बरदस्ती आ रहे हैं, उसे रिंस करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए बॉडी से आइज जो होती हैं वाटर की रिक्वायरमेंट करती हैं कि वाटर रिक्वायर्ड हमें है, क्योंकि हमें आंखों में जलन हो रही है, इसलिए वो वाटर आ जाता है आंखों में और आंसू के फॉर्म में निकल जाता है। तो इट्स केमिकल फिनोमिना रादर देन इमोशनल फिनोमिना, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP4 होता है, वेयर N इज़ द पीरियड नंबर। तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब जो बातें परेशान करती हैं, जो डायरेक्टली पेपर में आती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ ऑक्सीजन से लेकर टेलेनियम तक, ठीक है। पोलोनियम इसलिए नहीं लिखते, पोलोनियम फिर से रेडियो एक्टिव है, और लिवर्मोनियम भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, तो उनके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं अवेलेबल है। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम कौन कौन फॉलो करेगा? कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस का ये ऑर्डर फॉलो करने का रीज़न क्या है कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, जिससे कि साइज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आता है। स्लेटर रूल से हम लोग निकालते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये कहते हैं कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग डन बाय डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पुअर शील्डिंग करेंगे। और शील्डिंग का मतलब होता है कि द डिक्रीज इन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस felt by the outermost electron due to the presence of inner electron is called shielding effect। मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था
उसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने जो रिपल्शन फोर्स दिया उसे हम शील्डिंग कहते हैं। ठीक, तो शील्डिंग की वजह से क्या होगा, सपोज करो कोई बाहर इलेक्ट्रॉन था, उसे पहले न्यूक्लियस से क्या मिल रहा था, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा था। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, भाई बात ध्यान से सुनेंगे हम लोग, कि अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। मान लेते हैं ऑक्सीजन ही था, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट वाला, उसे 8 प्रोटॉन्स का अफेक्शन फोर्स मिल रहा था। लेकिन अगर अंदर इनर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगा, रिपल्शन। मान लेते हैं अगर इसे हम इस तरह से डिपिक्ट करें कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक, तो पहले इसमें केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इनर शेल आए उनकी वजह से क्या आया, मतलब 1s आया और 2s आया, तो इनकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगा, रिपल्शन आएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन दिया उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन फोर्स। इस रिपल्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीज इन फोर्स। डिक्रीज इन फोर्स फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक, इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना प्यार बढ़ जाता है, वैसी वाली बात है कि जो कोई अगर अंदर सेल में आ गया, पास आ गया न्यूक्लियस के, तो बाहर वाले से अफेक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सेम है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम है और डेंसिटी का ऑर्डर भी सेम है। तो मैं सारे ऑर्डर एक साथ इससे लिखता हूँ कि तुम्हें याद रहे कौन कौन से ऑर्डर सेम है, मेरे साथ रिपीट करेंगे। कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस सब सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे, जो कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। ठीक है, अब जो रिवर्स ऑर्डर है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम घटती है। अब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, यहाँ पे एक बात लिखी है, लोअर देन करस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन की ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और ऑक्सीजन के जो हैं वो नाइदर हाफ फिल्ड नॉर फुल फिल्ड है। तो इसलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, किससे, नाइट्रोजन से। तो करस्पॉन्डिंग हर ग्रुप में ऐसा ही होगा, हर पीरियड में ऐसा ही होगा कि जो करस्पॉन्डिंग 15 ग्रुप एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन फैमिली वालों से ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आएंगे डिक्रीज करेगी, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर भाई याद रखेंगे हम लोग कि सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और देन ऑक्सीजन आता है। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी तो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके EH2 टाइप के कंपाउंड बना देंगे, वेयर E इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। जैसे H2O होता है वाटर, इसका क्लासिकल एग्जांपल तुम देख सकते हो, OH2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वाटर H2S और H2Se और H2TE में, वाटर H2S, H2Se और H2TE में क्या होगा कि जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कब कब आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसके हाइड्राइड्स जो होते हैं करस्पॉन्डिंग, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा H+ हटने के बाद, जैसे अगर हम H2O से H+ हटा दें और OH- बना दें और H2S ले लें और इससे H+ और SH- बना दें, तो इस पे मोर स्टेबल है, इस पे क्या है, ये मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। लार्जर साइज की वजह से H2S जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, H2O से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि
सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है तो बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जब H2 जो हाइड्रोजन है जब किसी मेटल्स या नॉन मेटल से जुड़ा होता है, मेटल से जुड़ा होता है, तो बेसिकली वो हाइड्राइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेंगी, और वाटर बिल्कुल भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। अगर हम इसके रिवर्स ऑर्डर की बात करें, रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो मतलब वाटर सबसे ज़्यादा, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2T, ये ऑर्डर्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक एक मिनट की क्लिप है, इन्हें देखो, और इन्हें तो हम लोग मतलब शॉर्ट्स में भी डाल देंगे कि एक मिनट में देखो चार ऑर्डर तुम्हारे क्लियर हो गए, एक क्वेश्चन बन गया कंप्लीट। तो वाटर, H2S, H2SE और H2TE में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हाइड्राइड्स की टॉप टू बॉटम घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है। क्यों? क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी करता है तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद HEH एंगल, यानी कि वाटर के जो एंगल है हाइड्रोजन के साथ जो एंगल है वो, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलर मास पे और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो वाटर क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ठीक, और H2S, H2SE और H2TE में हम अगर देखें तो सीधे मास का ऑर्डर लिखा हुआ है, तो वाटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस कि उसके साथ एसोसिएशन ज़्यादा हो रखा है, और ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की बात करें, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के साथ O3, SO2, SeO2 और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम SO2, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना थोड़ा सा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना पसंद होता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन में EX6, EX4 एंड EX2 आर नोन, मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो केवल EX2 टाइप के ही कंपाउंड बना पाएगा, लेकिन सल्फर सेलेनियम जैसे कंपाउंड आगे अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसलिए वो आगे भी कंपाउंड बना सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड्स decreases in the order FCl-Bri and only hexafluorides are stable hexahalides। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंटर एटॉमिक जो क्या कहते हैं रिपल्शंस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो SF4, XeF4 और TeF4 जैसे कंपाउंड बनते हैं। जो मोनोहेलाइड्स होते हैं वो डायमेरिक होते हैं इन नेचर, जैसे H2F2, H2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, Se2Br2 एंड दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, जैसे Se2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट होके SeCl4 और Fe बना देगा। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? ऑक्सीजन फैमिली की। अब स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं डाईऑक्सीजन की। डाईऑक्सीजन क्या है? इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। हम लोग रोज इनहेल कर रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। इसके आगे और बात लिख देते हैं, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक, ये पैरामैग्नेटिक है और सपोर्ट्स कंबशन। कंबशन का सपोर्ट करती है। तो कई बार ऑक्सीजन के बारे में बात कही जाती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे मान लिया लिख के आया कि चाइल्ड सॉल्ट पीटर है, उसे हीट किया तो एक गैस निकली जो डायटोमिक गैस निकली जो कलरलेस ऑर्डरलेस पैरामैग्नेटिक गैस है, जो विच इज इनफ्लेमेबल बट सपोर्ट कंबशन एंड ऑन रिएक्शन विद इट्स एलिमेंटल फॉर्म इट्स फॉर्म अ ट्राइवेलेंट कंपाउंड which is used for oxidation purpose. What is the name of the gas? X। तो ऐसा छोटा सवाल बन जाएगा और उसे आराम से हम लोग, अगर हमें प्रॉपर्टी केवल ये 3 लाइन याद हो तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे?
मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपल है कि हम लोग KClO3 को हीट किया तो ऑक्सीजन निकली, Ag2O को हीट किया तो ऑक्सीजन निकली, Pb3O4 को हीट किया तो ऑक्सीजन निकली, HgO को हीट किया तो ऑक्सीजन निकली, PbO2 को हीट किया तो ऑक्सीजन निकली, और H2O2 को फाइनली डिवाइड किया तो भी ऑक्सीजन निकली। ये रिएक्शंस एक बार भाई लोग लिख के देखनी पड़ेंगी, और इन्हें बिल्कुल भी ऐसे मत याद करना कि 2KClO3 गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 गिव्स KCl प्लस थ्राइसO2 ना। KClO3 को MnO2 की प्रेजेंस में हीट किया तो KCl बना और ऑक्सीजन निकली, बस सिंपल। वैलेंसी तो हम लोग वैलेंस तो कर ही लेंगे रिएक्शन को, तो वैलेंस रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं। Ag और सिल्वर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं, वो अपने अपने मेटल और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Pb3O4 इज रेड लेड, ठीक, तो PbO बन जाएगा। PbO हॉट फॉर्म में, PbO के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि PbO का नाम फिलोसफर्स वूल होता है, फिलोसफर्स वूल। और ये जब कोल्ड होता है तो ये येलो कलर का होता है, और इसे जब हीट कर देते हैं तो ये PbO रेड कलर का हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि PbO को गर्म करने पे वो लाल पीला हो रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सिन, भाई देखो ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा बोरिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग और इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन क्योंकि जेई में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मतलब विद इन 15 सेकेंड्स इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट ही यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगेगी। मैथ और फिजिक्स या ऑर्गेनिक करने में टाइम लगेगा, इनऑर्गेनिक बहुत तेज़ी से होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद 12 मार्च के बाद बस ये 30-30 मिनट के वीडियो हैं, 3-4 देख लोगे तो कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 20 नंबर की तैयारी पक्की है। इतनी सी बात है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात करने से टाइम बर्बाद होता। केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सिन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सिन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एसिडिक बेसिक थे और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक थे, ठीक। ZnS को हीट किया तो क्या बन गया, ZnO और SO2, सॉरी माय फॉल्ट, ये इसे फिलोसफर्स वूल नहीं कहते यार, मेरी गलती है, ठीक, लेकिन ये कलर सेम है, फिलोसफर्स वूल ZnO को कहता है, मेरी गलती है, ठीक है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं ZnO इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। ठीक है, और ये कोल्ड फॉर्म में वाइट होता है, कोल्ड फॉर्म में वाइट होता है और हीट करके येलो हो जाता है। फिर कंबशन रिएक्शन है, CH4 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, CO2 और H2O बन गया, SO2 को V2O5 में डाला तो SO3 बना, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक तरीका है, ठीक। और HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 और वाटर में। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में और कंबशन प्रोसेस में यूज होते हैं, ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज होता है ऑक्सीजन का, ठीक। कंबशन ऑफ फ्यूज हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स, तो बेसिकली रॉकेट के फ्यूल में भी ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत यूज करते हैं, ठीक। अब ऑक्साइड जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे अगर हम लिख लें तो लिख लें P4O10, CO2, Cl2O7, SO3 एटसेट्रा, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है जो एसिडिक होते हैं। बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O, CaO, MgO, ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड्स है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स नीचे लिखे हुए हैं NO, N2O, CO और H2O, ये 4 ही न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, और जेई ने एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछ रखा है कि चारों न्यूट्रल ऑक्साइड्स के नाम बताइए, ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो एम्फोटेरिक के मेन जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक की स्पेलिंग में ही हम लोग ढूंढ लेते हैं। A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, P स्टैंड्स फॉर लेड Pb, T फॉर टिन, टिन की स्पेलिंग में टिन आता है, TI लिखते हैं। और इक या जिंक, निमोनिक है तो थोड़ा तो वियर्ड हो गई, ठीक, तो इक सन जिंक,
जिंक में इक आ रहा तो इसलिए इक, ठीक है। तो एम्फोटेरिक की स्पेलिंग में ही है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वाले, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हैं इसलिए मैं इन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ओजोन की। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट ए हाइट अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ से काफ़ी ऊपर ओजोन का फॉर्मेशन होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर ले लें तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे ऑक्सीजन में तो O3 बन जाएगी। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक। और इस ओजोन जो हमें ओजोन मिली है, इस ओजोन को हम लोग कहते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन मिली है हमें, इसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसलिए क्योंकि ओजोन जो होती है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, उसे मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन तेज चलती है। ओजोन जो होती है वो फटाफट डिकम्पोज कर जाती है, जैसे H2O2 करता है वैसे ओजोन भी कर जाती है, ठीक। प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन ए वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन क्या है? प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस। ये भाई जेई ने पूछ रखा है स्टेटमेंट। ओजोन, प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग कलर है। पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है। ओजोन हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड हार्मलेस इन स्मॉल कंसंट्रेशंस। तो थोड़ी थोड़ी ओजोन अगर आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। At about 100 ppm, breathing becomes uncomfortable, resulting in headache and nausea. तो सर दर्द होने लगेगा तुम्हारे अगर ओजोन ज़्यादा इनहेल कर लोगे। बेसिकली ऑक्सीजन की सप्लाई जब जब कट आउट होगी तब तक सर दर्द होगा ही होगा भाई, ये तो नॉर्मल बात है। अब ओजोन का डिकम्पोजिशन जब होता है तो O2 और O बनती है, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट मतलब नवजात ऑक्सीजन, जो तुरंत ताजी ताजी बनी है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है ना, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे और तुरंत ही उसे यूज़ कर लेंगे तभी फायदा है। अगर हम उसे बना के रखेंगे तो फिर वो क्या करें, दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 बना देंगे फट से, ठीक। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H निगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो डेल्टा G निगेटिव होगा, तो ये ऑक्सीडेशन के काम आएगी। ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन के काम आएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो PbS की रिएक्शन O3 से कराई तो PbSO4 और O2 बन गई। I माइनस को H2O और O3 के साथ ट्रीट कराया तो I2 बन गई। ये IIT ने पूछ रखी है रिएक्शन, ठीक है। और इसे बोरेट बफर पे 9.2 pH पे डील करेंगे, ठीक। ये ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए रिएक्शन काम आती है। I माइनस वाटर वाली रिएक्शन ये किसके लिए काम आएगी, ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए। देखो होएगा क्या, होगा क्या, ध्यान सुनना मेरी बात। I माइनस कन्वर्ट होगा I2 में, हुआ I माइनस कन्वर्ट होके कहाँ गया, I2 में। I2 को डाल देंगे हाइपो सोल्यूशन में आइडोमेट्री करने के लिए, तो जो आयोडीन लिबरेट होगी उसके इक्विवेलेंट्स ओजोन के इक्विवेलेंट्स के प्रोपोर्शनल होंगे, और ओजोन के इक्विवेलेंट्स के अगर प्रोपोर्शनल है तो जितनी आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स ओजोन के भी होंगे, तो ओजोन का एस्टिमेशन हो जाएगा। हम डायरेक्टली ओजोन को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम ओजोन को मेजर कर रहे हैं वाया लिबरेटेड आयोडीन, और आयोडीन को टाइट्रेट करते हैं हाइपो सोल्यूशन से Na2H2O3 से, जिससे Na2S4O6 बन जाता है और I माइनस बन जाता है। स्टार्च आयोडाइड इंडिकेटर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली मतलब नेक्स्ट, ठीक। अगली मतलब गंदी वाली नहीं, अगली। तो NO गैस को O3 से ट्रीट कराए तो NO2 बन गई और O2 बनी। ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का वजह है, क्योंकि जो हमारे सुपरसोनिक जेट्स ऑफ प्लेन है उनसे NO निकलती है और NO जो ओजोन है उस लेयर से ट्रीट होके NO2 बनाती है। फ्रियॉन्स जो होते हैं विच आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे एंड एज रेफ्रिजरेंट आल्सो कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यूजेज ऑफ ओजोन कैसे करेंगे, इट इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजिंग वाटर, ठीक, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देगा छोटे मोटे बैक्टीरिया को तो फटक से किक आउट कर देगा, ठीक। अब कह रहा है कि ऑल्सो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, फ्लोर एंड स्टार्च, ठीक है। तो ब्लीचिंग के काम आया क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक। अगला कह रहा है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4। बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो ये बिहेव करेगा ही करेगा। अब बात आती है सल्फर की।
हम लोग स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सल्फर की बात आ रही है, तो सल्फर क्या कर रहा है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर बात करें तो मेन एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर कौन से होते हैं, दो एलोट्रोप मेन होते हैं, येलो सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर और येलो रोम्बिक सल्फर। येलो रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी कहते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल फॉर्म होती है। मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फर होती है और अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में बनाने का तरीका होता है कि उसे हीट कर दो 369 केल्विन पे। बढ़िया है, 369 नंबर ऐसा है, 1 2 3 याद कर सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। तो ये क्या हो गया, बीटा सल्फर बन जाएगा। येलो रोम्बिक सल्फर कैसा होगा, येलो इन कलर होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका पता होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन CH2। इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, स्टेबल अबव 369 केल्विन, 369 केल्विन पे के ऊपर ही स्टेबल होगा और उससे कम टेम्परेचर पे अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल है ऊपर वाली, ठीक। और सॉल्युबल इन CH2 है। At 369 Kelvin, both forms are stable and this temperature is called transition temperature। ये ध्यान रखना भाई, सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सल्फर केमिस्ट्री, ठीक है। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव एसिड मॉलिक्यूल्स इन पकर्ड फॉर्म एंड क्राउन शेप। तो ये एसिड बना रखा हम लोगों ने, इसका बॉन्ड एंगल ध्यान रखना 107 होता है, बॉन्ड लेंथ की जरूरत नहीं, बॉन्ड एंगल ध्यान रखना। और ये S6 मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड एंगल 120 होता है, ये बोट टाइप बन गया और ये रोम्बिक सल्फर है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स अबाउट 1000 केल्विन H2 इज डोमिनेंट स्पीशी एंड इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए लिखी है क्योंकि ये जेई ने पूछ रखी है एडवांस में, और जेई का जो एडवांस का क्वेश्चन है वही हमारा मेंस का आने वाला क्वेश्चन है। तो मेंस का एक सवाल हमारा और तैयार हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट इज फॉर्म बाय बर्निंग सल्फर इन एयर, ठीक। और रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, तो सल्फर को एयर में जलाएंगे तो SO2 और SO3 बनेगी जो 6 to 8% बनती है। FeS2 को आयरन पायराइड ले लेंगे तो FeS2 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो Fe2O3 और SO2 बनेगी। सल्फर को H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तो भी SO2 बनेगी। कॉपर को कॉपर सिल्वर, ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, इन्हें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो SO2 रिलीज होती है। Na2SO3 NaHSO3 को अगर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से डालेंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके SO2 को रिलीज कर देंगे। भाई ज़्यादा जल्दी हो रहा, फिर से देख लेते हैं। सल्फर को क्या किया, ऑक्सीजन में डाला तो SO2 और SO3 बनी। फिर FeS2 लिया, उसे ऑक्सीजन डाला तो Fe2O3 जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और SO2 बनी। SO2 को बनाने के लिए हमने सल्फर और H2SO4 को हीट किया, कॉपर और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को ट्रीट किया, सिल्वर और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को ट्रीट किया, सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाईसल्फाइड को एसिड H+ के साथ डाला तो SO2 बनी। जिंक ब्लेंडी को भी अगर हम O2 के साथ ट्रीट कराएंगे तो भी SO2 बनेगी। कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल एंड बर्न्स स्मेल्स लाइक सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, जो पटाखों में स्मेल होती है वैसी स्मेल होती है। एनसीईआरटी में लिखी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं सल्फर इनहेल करने का मौका मिलेगा तो दिवाली में जो पटाखे जलाते हो उसमें जो स्मेल आती है पटाखों की वो सल्फर की वजह से होती है, ठीक। हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इट इज़ हैवियर देन एयर, नाइदर बर्न्स नॉट इट हेल्प्स बर्निंग, मतलब ना जलती है ना जलाती है। अब SO2 की कुछ रिएक्शन है, देख लेते हैं। SO2 कैसी है, SO2 एसिडिक गैस है। कैसी है, नॉन मेटल है तो एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस है तो किसी भी तरह के बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगी या सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी, ठीक। तो SO2 की BaO से रिएक्शन हुई तो BaSO3 बन गया। BaSO3 स्टेबल नहीं होता, वो एयर से ऑक्सीडाइज होकर BaSO4 बना देता, ठीक। NaOH के साथ Na2SO3 बना, एक्सेस में डालेंगे तो NaHCO3 बन जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सेम रिएक्शन होगी, कैल्शियम बाई सल्फाइड बन जाएगा, MgO के साथ MgSO3 और PbO2 के साथ PbSO4। PbSO3 इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और +4 में होने की वजह से उसने क्या किया, लेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू +4, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह खुद बिहेव करने लगेगा, ठीक। अब छोटी छोटी रिएक्शन कि कोई अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लें तो सल्फर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो CO को CO2 में कन्वर्ट किया, खुद सल्फर में आ गया, H2S को सल्फर में किया, खुद वाटर बन गया, MgO से MgO और MgS हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हमारे लिए, ठीक। पोटेशियम से ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ये 2-3 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम से K2SO3 बना और K2H2O3 बना, ठीक। SO2Cl2 से SO2Cl2 बना, O2 से SO3 बना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज अगर हम शो करना हो तो Fe3+ को Fe2+ में, MnO4- को Mn2+ में, Cr2O7 2- को Cr+3 में। ये सवाल मेंस में इस बारी 2 पेपरों में आया, मैंने डिस्कस किया, उन दोनों में देखो जाके, ठीक है। 2 पेपरों में सवाल आ रखा है, तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है। जैसा इस बार पेपर आया वैसे ही अगली बार आएगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। इस बार MnO4- पूछा था, अगली बार Cr2O7 2- पूछ देंगे, इतना ही अंतर आ सकता है, ठीक। यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैसे करेंगे? इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, एज एन एंटी क्लोर, disinfectant and preservative, manufacturing of H2SO4, H2SO3 and सोडियम कैल्शियम बाई सल्फाइड, और एज ए सॉल्वेंट भी हम SO2 को कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड हम कैसे बनाएंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एनाइड्राइड है, एनाइड्राइड ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 से वाटर निकाल दो तो SO3 बन जाएगी, ठीक। तो अगर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेंगे तो क्या बनाएगा? SO3 बनाएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई को बहुत पसंद है, नीट वालों को भी पसंद है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Fe2SO4 होल थ्राइस की रिएक्शन हीट करेंगे तो Fe2O3 बनेगा और थ्राइस SO3 बनेगी, ठीक। और SO2 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा के हम लोग SO3 बनाते हैं। ये रिएक्शन कई बार लिख चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ SO3 देखें तो SO3 बेसिकली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। अल्फा का फॉर्म जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक। लॉन्ग ट्रांसपेरेंट आइस लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री होता है। बीटा फॉर्म डायमेरिक होती है जो H2O6 फॉर्म में रहती है। इट फॉर्म्स निडल लाइक सिल्की वाइट क्रिस्टल्स, मेल्टिंग पॉइंट 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और 50 डिग्री पे ये फिर से अल्फा फॉर्म में चेंज हो जाती है। गामा फॉर्म जो है वो बीटा फॉर्म की तरह ही होती है, लेकिन ये बीटा फॉर्म को कंप्लीटली ड्राई करके बनाई जाती है। तो अल्फा फॉर्म कैसी है? सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सी है? अल्फा। बीटा डायमेरिक है और गामा बीटा की तरह है। बीटा और गामा में डिफरेंस है कि गामा को तब बनाते हैं जब बीटा को हम कंप्लीटली ड्राई कर लेते हैं, ठीक। मेन बात ये थी इसमें। SO3 भी कैसी है? हमारी एसिडिक गैस है। SO3 हमारी कैसी है? एसिडिक गैस है। तो वाटर के साथ हीट करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो H2SO4 हीट, और कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेंगे जो कैसा होगा? बेसिक होगा, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट बन जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैल्शियम सल्फेट, Na2SO4 के साथ Na2O के साथ Na2SO4 बनेगा, H2SO4 के साथ ओलियम बना देगा। इसका नाम क्या है? ओलियम है, ठीक। हीट करेंगे तो SO2 और बनेगी और O2 बनेगी। HCl के साथ SO2.OHCl, ठीक, और BaO के साथ बेरियम सल्फेट बना देगा। सल्फर के साथ ट्रीट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, SO2 बनेगी। फास्फोरस के साथ P2O5 बन जाएगा, SO2 बन जाएगी। PCl5 के साथ POCl3 SO2 और Cl2 बनेगी, और HBr के साथ SO2 Br2 और वाटर बनेगा। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इन्हें एक बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि थोड़ा लिख के देखो, 1-2 बार ध्यान से देखो कि देखो इनऑर्गेनिक के साथ समय बिताना पड़ता है। थोड़ा समय बिताओगे, एडजस्ट हो जाएगी दिमाग में, तो पूरे पूरे नंबर देके जाएगी, कोई इफ बट नहीं आता। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर हम लोग ध्यान रखेंगे। इस बार सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में और परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने पाई बॉन्ड आते हैं। तो केवल स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसे भी हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। H2SO4 कैसा बनेगा? 2 OH बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ओलियम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर बना हुआ है H2H2O8 परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। H2SO3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसी का जब सोडियम सॉल्ट बनाते हैं तो उसे हाइपो कहते हैं, डाईथायोनस एसिड बना दें, ठीक। इनके स्ट्रक्चर इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और हम इन्हें ध्यान रखेंगे। इसमें भाई ये मत पूछना कि ऐसा क्यों बना, जो जैसा है वैसा उसकी फ़ोटो खींची गई है। H2SO5 का H2H2O5 यानी डाई सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिक है,
तो ध्यान रखना बीच में SOS लिंकेज नहीं है। H2SO5 इज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज होगी। H2H2O6 इज डाइथायोनिक एसिड। H2S4O6 इज टेट्राथायोनिक एसिड। तो इसमें SS लिंकेज कितनी है, SO लिंकेज कितनी, इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं, तो वो अपना देख लेना। ठीक, लिखना पड़ेगा, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, स्पीड बढ़ जाती है कभी कभी, है ना। तो इन स्ट्रक्चर्स को भाई जरूर दोबारा देख लेना एक बारी, और इन देख के लेना, वीडियो पॉज करो और इन्हें हाथ के हाथ नाम लिख के इन्हें बना ही डालो, तभी फ़ायदा है। ठीक, तो इन्हें बना डालना बिल्कुल अच्छे से, तो फिर काम चल जाएगा बढ़िया। ठीक, अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, जिसमें 3 स्टेप होती हैं। सल्फर और या सल्फर को हम लोग एयर से ऑक्सीडाइज करके SO2 बनाते हैं। SO2 को V2O5 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करके SO3 बनाते हैं। SO3 को H2SO4 में पास करके ओलियम बनाते हैं, और ओलियम की हाइड्रोलिसिस करके फिर H2SO4 बनाते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 2 बार पे ऑपरेट हो रहा है, एंड प्रेशर ऑफ 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन पे टेम्परेचर पे वो क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो मिलता है वो 96 to 98% प्योर होता है। ये फिगर मैंने डायरेक्टली NCERT से लिख दिया और क्रेडिट भी दे दिया उन्हें, कि हमने क्या किया कि सल्फर लिया, यहाँ पे सल्फर ले लिया और यहाँ से एयर पास की, तो सल्फर एयर के साथ ऑक्सीजन करके SO2 बनाएगा। SO2 और O2 मिलके यहाँ पे हमने क्या किया, डस्ट प्रेसिपिटेटर ले लिया। डस्ट प्रेसिपिटेटर मतलब जो भी धूल उलाई होगी एयर के साथ वो हट जाएगी, और ऊपर से वाटर स्प्रे करके यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेन यहाँ पे हमारे पास निकल रही थी वो SO3 निकल रही थी। ठीक, वॉशिंग और कूलिंग टावर है, ठीक है। तो इसमें वेस्ट वाटर निकल गया यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास क्या आई, SO3 आई। SO3 को ऊपर से स्प्रे कर दिया क्या, H2SO4, तो यहाँ से ड्राई SO2 और O2 निकली। ड्राई SO2 और O2 को हमने फिर आर्सेनिक प्योरीफायर और जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से पास कराया, प्री हीटर से हीट किया, V2O5 लगाया, तो SO3 कन्वर्ट हो गई किसमें, SO2 कन्वर्ट हो गई SO3 में, और SO3 को H2SO4 के साथ हीट कराया, तो यहाँ पे ओलियम कलेक्ट कर लिया। फिगर की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं और CBSE के सिलेबस में ये है नहीं इस साल के लिए। नेक्स्ट 2023 के लिए तो नहीं है। अब अगले साल अगर वीडियो देखोगे तो हो सकता हो भी, तो इसे देख लेना भाई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड है। फॉर डाइल्यूशन के लिए क्या करते हैं, H2SO4 को पानी में मिलाते हैं विथ कंटिन्यूस कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक, लगातार घुमाएंगे मिलाएंगे, नहीं तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बॉटल टूट जाती है। मेरे साथ लैब में हुआ था, बॉटल टूट गई थी, उसकी जो बॉटम होता है वो पूरा गल गया, खत्म ही हो गई कहानी। H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उन्हें डिहाइड्रेट करके चारकोल में कन्वर्ट कर देता है। MX मेटल हैलाइड से या नाइट्राइड से ट्रीट करके H2SO4 बना लेते हैं हम लोग। तो H2SO4 की रिएक्शन अगर हम कराएं तो हॉट कॉन्सेंट्रेट ले लें, तो कार्बन से CO2, सल्फर से SO2, फॉस्फोरस से H3PO4, Cu से CuSO4, Ag से Ag2SO4 और Ki से I2। ये सारी रिएक्शन हम आगे पीछे कहीं ना कहीं लिख चुके हैं, ठीक है, दोबारा से आ रही हैं। ठीक, और बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स में, इसका यूज़ करते हैं पेंट्स और डाई स्टफ में। क्लींजिंग ऑफ मेटल्स बिफोर इनेमलिंग स्टोरेज बैटरी, जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उन्हें हमें ढंग से देखना भी होता है। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट। 2 पेज मैंने खाली इसलिए छोड़ा है कि इनकेस तुम्हें कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए, कुछ अच्छी बात लगे, कुछ लगे कि जो मैंने बोली है और लिखी नहीं है उसे नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, तो इनके प्रिंट लो, नोट्स में लिख लो और तुम्हारा काम बढ़िया से चल जाएगा। ये चैप्टर हम लोगों ने क्लोज किया 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, जिन्हें चैल्कोजेंस कहते हैं। वीडियोस को भाई थोड़ा सा अगर शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब इसमें हम लोग हेलोजेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।